हेलो माय फ्रेंड्स। आज हम फिर हाजिर हैं एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तो आज की कहानी आप अंधेरी रातों के साथ हम शुरू करते हैं। रेडी हो जाइए। रात के ठीक 11 बज रहे थे। शहर के बाहरी इलाके में खड़ा ग्रैंड इंपीरियल मॉल दिन में जितना आलीशान दिखता था, रात में उतना ही डरावना लग रहा था। 3 साल पहले एक बड़े हादसे के बाद यह मॉल पूरी तरह बंद हो गया था। चारों तरफ सिर्फ कंस्ट्रक्शन का मलबा, धूल और गहरा सन्नाटा था। राघव ने अपनी खाकी वर्दी को ठीक किया, हाथ में लाठी और टॉर्च ली। वह एक सीधा साधा मिडिल क्लास लड़का था जिसे पैसों की सख्त जरूरत थी। सुपरवाइजर ने उसे चाबियों का गुच्छा थमाते हुए सिर्फ एक हिदायत दी थी, राघव, रात को चाहे कुछ भी सुनाई दे, बेसमेंट की तरफ मत जाना। और तीसरी मंजिल की लिफ्ट के पास जो बड़ा शीशा है, उसमें अपनी परछाई को 10 सेकंड से ज़्यादा मत देखना। राघव हंसा था। उसे लगा अंधविश्वास है। उसने मॉल के बाहरी कांच के दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। टॉर्च की पीली रोशनी धूल भरे फर्श पर तैरने लगी। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे लगा कि उसके जूतों की आवाज़ के अलावा भी कोई आवाज़ गूंज रही है, जैसे कोई बहुत धीमी कदमों से नंगे पैर उसके ठीक पीछे चल रहा है। उसने चौंक कर पीछे देखा। कोई नहीं था, लेकिन हवा में अचानक चमेली के फूलों की तीव्र गंध तैरने लगी, जो अक्सर भारतीय गांवों में टोटके या अर्थी के पास आती है। तभी बंद पड़े एक्सकलेटर से अचानक एक जोर की चरचराहट की आवाज़ आई। राघव ने टॉर्च वहां घुमाई। बंद पड़ा लोहे का एक्सलेटर अपने आप धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलने लगा। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद को समझाया कि शायद पुरानी मशीनरी है, शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। वह एक्सेलरेटर के पास गया और उसकी पावर सप्लाई चेक करने लगा। अचानक एक्सेलरेटर रुक गया। पूरे मॉल में फिर से वही दम घोटू खामोशी छा गई। वह वॉकी टॉकी पर सुपरवाइजर से संपर्क करने की कोशिश करने लगा। हेलो सर, सुन रहे हैं? यहाँ एक्सेलरेटर अपने आप, लेकिन वॉकी टॉकी से सिर्फ स्टैटिक नॉइस और किसी के भारी सांसें लेने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई बूढ़ा आदमी हाँफ रहा हो। राघव ने डर को दबाया और राउंड मारने के लिए तीसरी मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। सीढ़ियों से चढ़ते हुए उसे ऐसा लगा जैसे मॉल का तापमान अचानक गिर गया है। जुलाई की इस गर्मी में भी उसकी सांसें धुएं की तरह बाहर निकल रही थी। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही उसकी नज़र उसी विशाल शीशे पर पड़ी जिसके लिए सुपरवाइजर ने मना किया था। शीशा धूल से सना था, लेकिन उसके बीच का हिस्सा बिल्कुल साफ था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे कपड़े से पोंछा हो। राघव सम्मोहित सा उस शीशे के सामने खड़ा हो गया। टॉर्च की रोशनी शीशे पर पड़ी। शीशे में राघव की अपनी परछाई दिख रही थी। उसने हाथ उठाया। शीशे वाली परछाई ने भी हाथ उठाया। 5 सेकंड, 7 सेकंड। राघव मुस्कुराया, लेकिन जैसे ही 10 सेकंड पर सुई पहुंची, शीशे के अंदर मौजूद राघव की परछाई ने मुस्कुराना बंद कर दिया, जबकि बाहर असली राघव अभी भी मुस्कुरा रहा था। शीशे वाली परछाई ने पीछे से अपने हाथ नीचा किया और राघव की तरफ घूमने लगी। राघव के पैर जम गए। वह पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका शरीर जैसे हवा में जम चुका था। शीशे के अंदर की परछाई ने अपनी उंगलियों होठों पर रखी, जैसे कह रही हो श्श्श। तभी मॉल के लाउड स्पीकर से, जो सालों से बंद पड़े थे, एक पुराना हिंदी गाना बजने लगा। कहीं दीप जले कहीं दिल। आवाज़ बेहद फटी हुई और धीमी थी, जिससे वह और भी भयानक लग रही थी। एक झटके के साथ राघव का नियंत्रण वापस आया। वह पीछे की ओर गिरा।
शीशे में अब उसकी सामान्य परछाई थी। वह हांफते हुए खड़ा हुआ और भागकर कपड़ों के उस शोरूम के सामने आ गया। इस शोरूम के बाहर 4 प्लास्टिक के पुतले खड़े थे जिन पर फटे पुराने कपड़े लटके थे। राघव ने राहत की सांस ली और दीवार से टिक गया, लेकिन तभी उसने ध्यान दिया कि चारों पुतलों के चेहरे जो पहले सामने की तरफ थे अब घूमकर सीधे राघव की तरफ हो चुके थे। उनकी प्लास्टिक की बिना पुतलियों वाली आंखें राघव को देख रही थी। राघव ने अपनी आंखें बंद की और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। जब उसने आंखें खोली तो चारों पुतले अपनी जगह पर नहीं थे। वे शोरूम से बाहर निकलकर कॉरिडोर में राघव के और करीब आ चुके थे और उनके हाथ इस तरह फैले थे जैसे राघव को गले लगाने आ रहे हों। तभी पूरे मॉल की लाइट एक साथ जल उठी और एक भयानक चीख गूंजी। लाइट सिर्फ 1 सेकंड के लिए जली और फिर सब कुछ ब्लैकआउट हो गया। अब मॉल में इतनी गहरी कालिक थी कि टॉर्च की रोशनी भी कमजोर पड़ रही थी। राघव ने दौड़ना शुरू किया। वह ग्राउंड फ्लोर की तरफ भागा जहां मुख्य दरवाजा था। वह इस नौकरी को छोड़ना चाहता था। उसे अपनी जान बचानी थी। वह हांफते हुए मुख्य कांच के दरवाजे के पास पहुंचा। उसने पागलों की तरह चाबियां निकाली और ताले में लगाने लगा, लेकिन यह क्या, ताला गायब था। वहां सिर्फ एक भारी लोहे की जंजीर लटकी थी जिस पर लाल सिंदूर और नींबू बंधा हुआ था। यह कोई साधारण सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, यह किसी चीज को अंदर ही कैद करने का तांत्रिक बंदोबस्त था। तभी उसे पीछे से एक घुंघरू की आवाज सुनाई दी। छन छन। यह आवाज धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसके साथ ही एक बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। राघव ने मुड़कर देखा। मॉल के ठीक बीचों बीच जो लिफ्ट थी उसका दरवाजा धीरे से खुला। लिफ्ट के अंदर से लाल रंग की रोशनी बाहर आ रही थी। लिफ्ट के अंदर कोई नहीं था, लेकिन उसके फर्श पर खून से सने छोटे बच्चों के पैरों के निशान बन रहे थे जो लिफ्ट से बाहर निकलकर सीधे बेसमेंट की सीढ़ियों की तरफ जा रहे थे। वॉकी टॉकी अचानक फिर से चालू हुआ और इस बार सुपरवाइजर की आवाज़ नहीं थी। एक औरत की रोती हुई आवाज़ आई। राघव, मेरा बच्चा नीचे रह गया है, उसे बचा लो, वो तड़प रहा है। राघव उस आवाज़ को पहचानता था। वह उसकी अपनी दिव्यांगत माँ की आवाज़ जैसी थी। हालांकि उसका दिमाग कह रहा था कि यह एक जाल है, लेकिन उसकी भावनाएं उस पर हावी हो गई। सम्मोहन की स्थिति में उसके कदम अपने आप बेसमेंट की अंधेरी सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही उसने बेसमेंट में कदम रखा, उसे सड़े हुए मांस और जलने की तीव्र गंध आई। यह वही जगह थी जहां 3 साल पहले मॉल के कंस्ट्रक्शन के दौरान एक हादसा हुआ था जिसमें कई मजदूर जिंदा दफन हो गए थे। बिल्डर ने पुलिस को पैसे देकर मामले को रफा दफा कर दिया था और काम जारी रखा था। राघव की टॉर्च की रोशनी बेसमेंट के खंभे पर पड़ी। हर खंभे पर काले कोयले से इंसानी आकृतियां बन रही थी और उनके नीचे बंगाली और तांत्रिक अक्षरों में कुछ लिखा था। अचानक बेसमेंट के कोने में रखी एक पुरानी फटी हुई हेडलाइट अपने आप जल उठी। कार की रोशनी सीधा राघव के चेहरे पर पड़ी। उसने अपनी आंखें मूंद ली। जब उसने धीरे से उंगलियों के नीचे से देखा तो कार की अगली सीट पर कोई बैठा था। वह वही सुपरवाइजर था जिसने राघव को नौकरी पर रखा था, लेकिन उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थी। उसने राघव की तरफ देखा और एक डरावनी हंसी हंसते हुए कहा, बलि का बकरा मिल गया। राघव पीछे की तरफ भागा, लेकिन सीढ़ियां गायब हो चुकी थी। वहां सिर्फ एक अंतहीन कंक्रीट की दीवार थी। वह बेसमेंट के चक्रव्यूह में फंस चुका था। चारों तरफ से अब फुसफुसाहटें आने लगी। हमें न्याय चाहिए, हमारी आत्मा भूखी है। तभी उसे एहसास हुआ कि जो सुपरवाइजर उसे मिला था वह कोई इंसान नहीं था। इस मॉल में जो भी गार्ड आता है वह कभी वापस नहीं जाता। वे सब इस मॉल की अधूरी आत्माओं का भोजन बन जाते हैं। अचानक फर्श पर मिट्टी फटने लगी। धूल और मलबे के बीच से कंकाल जैसे हाथ बाहर निकलने लगे जिन्होंने राघव के पैरों को पकड़ लिया। राघव चिल्लाया,
उसने अपनी लाठी से उन हाथों पर वार किया, लेकिन वे हाथ लोहे की तरह मजबूत थे। वे उसे धीरे धीरे जमीन के अंदर खींच रहे थे। राघव ने अपनी पूरी ताकत लगाई और अपनी जेब से माचिस निकाली। भूत प्रेत और तामसिक शक्तियां शुद्ध अग्नि से डरती हैं। उसके पास पड़े कंस्ट्रक्शन के पुराने प्लास्टिक के बोरों में आग लगा दी। आग की लपटें उठते ही वे हाथ पीछे हट गए और एक दर्दनाक चीख पूरे बेसमेंट में गूंज उठी। राघव को रास्ता मिला और वह ऊपर की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही वह ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा, सुबह के 4 बजने ही वाले थे। बस 1 मिनट और सुबह की पहली किरण इस खौफ को ख़त्म कर सकती थी। लेकिन तभी मॉल के सारे पुतले, वो शीशा और वो जला हुआ सुपरवाइज़र सब उसके सामने रास्ता रोक कर खड़े हो गए। मॉल की बड़ी घड़ी की सुई 4 बजे पर टिक गई, पर सुबह नहीं हुई। बाहर अभी भी घना अंधेरा था, जैसे समय हमेशा के लिए रात के 3 बजे पर ही रुक गया हो। जला हुआ सुपरवाइज़र आगे बढ़ा और बोला, इस मॉल की रात कभी ख़त्म नहीं होती राघव।